दोस्तों, आज की कहानी है जब चार सालियों के बीच में फंसे जीजा। तो जीजा ने क्या किया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवीन को दहेज में घर गृहस्थी के आवश्यक सामान के अतिरिक्त चार साड़ियां भी मिली थी। ससुर के पास न केवल जायदाद थी बल्कि एक सफल व्यवसाय भी था। इस कारण जब एक के बाद एक पांच पुत्रियों ने जन्म लिया तो उनके माथे पर एक भी सिकन ना पड़ी। उन्होंने आरंभ से ही हर पुत्री के नाम काफी रुपया जमा कर दिया था, जो प्रतिवर्ष ब्याज कमाकर पुत्रियों की आयु के साथ साथ बढ़ता जाता था। नवीन एक सरकारी संस्थान में सहायक निर्देशक था। समय के साथ तरक्की करके उसका उप निदेशक और फिर निदेशक होना निश्चित था। हो सकता है कि वह बीच में ही नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी पकड़ ले। इस तरह वह और जल्दी तरक्की पा लेगा। युवा, कुशल व होनहार तो वह था ही। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उसे बड़ी पुत्री नीतू के लिए पसंद किया गया था। नीतू को अपने पति पर गर्व था। वह एक बार उसके दफ्तर गई थी और बड़ी प्रभावित हुई थी। अलग सुसज्जित कमरा था, शानदार मेज कुर्सी थी, मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। पास ही टेलीफोन था जो घड़ी घड़ी बज उठता था। घंटी बजाने से चपरासी उपस्थित हुआ और केवल नवीन के सिर हिलाने से ही तुरंत जाकर एक ट्रे में 2 प्याले कॉफी और बिस्कुट ले आया था। यह बात अलग थी कि वह जो वेतन कटा कर घर लाता था उससे बड़ी कठिनाई से पूरी महीना खींच पाता था। शादी से पहले तो उसे यहाँ चिंता लगी रहती थी कि रुपया कैसे खर्च करे, परंतु शादी के बाद मामला उल्टा हो गया। अब हर घड़ी वह यही सोचता रहता था कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से लाए। नीतू का हाथ खुला था, जवानी का जोश था और नई नई शादी का नशा था। अक्सर नवीन को हाथ रोकता देखकर बिना सोचे समझे झिड़क देती थी। खर्चा करने की जो आदत बिता के यहाँ थी वही अब भी बददस्तूर कायम थी। महीनों का आरंभ था। घर का खाने पीने का सामान आ चुका था और मन में एक हल्कापन था। शाम को फिल्म देखने का कार्यक्रम बना लिया था। फिल्म का नाम ही इतना मजेदार था कि सोच सोच कर गुदगुदी सी होने लगी थी। फिल्म थी दिल धड़के 16 भड़के। दिन के 11 बजे थे। नवीन अपने दफ्तर के कार्य में व्यस्त थे। निदेशक बाहर दौरे पर जाने वाले थे। उनके लिए आवश्यक मसौदे व कागजों की फाइल तैयार करके 4 बजे तक उनके सुपुर्द करनी थी। इसी समय टेलीफोन बज उठा। निदेशक का निजी सचिव सुबह से 4 बार फोन कर चुका था। फिर उसी का होगा। होंठ चबाते हुए उसने फोन उठाया। नवीन। फोन पर नीतू के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। बोलो, मैं कौन हूँ? तुम्हारा भूत लगता है। सुनो, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम 1 बजे के बाद फोन करना। सुनो, सिनेमा के टिकट खरीद लिए? नहीं, अभी समय नहीं मिला। चपरासी बिना बोले बैंक चला गया है। आने पर भेजूंगा, इसलिए फोन किया था। 4 टिकट और ले लेना। क्यों? नवीन ने चौंक कर कहा। दूसरी तरफ से कई लोगों के खिलखिलाने की आवाजें आई। जीजा जी, जीजा जी। नवीन ने माथा पीट लिया। नीतू फोन करने पास की एक दुकान पर जाती थी। वह प्रति फोन 1 रुपया लेता था। सड़क पर आवाजें काफी आती थी, इसलिए जोर जोर से बोलना पड़ता था। नवीन ने कह रखा था कि जब तक एकदम आवश्यक न हो यहाँ से फोन ना करे। सब लोग दूर दूर तक सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उस समय तो वहाँ पूरी बारात ही खड़ी थी। वह सोचने लगा, दुनिया भर को मालूम हो जाएगा कि वह पलटन के साथ फिल्म देखने जा रहा है। और तो और ये सालियां क्या हैं, एक से एक बढ़कर पटाखा हैं। इन्हें फुलझड़ियां कहना तो इनका अपमान होगा। ठीक है, कहकर उसने फोन पटक दिया। आगे बात करने का अवसर ही नहीं दिया।
रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछने लगा। उसे याद था कि कैसे बड़ी कठिनाई से उसने नीतू को टकराया था जब वह सब सालियों समेत दफ्तर आने की धमकी दे रही थी। 2 जने जाते तो 14 रुपए के टिकट आते, अब पूरे 42 रुपए के टिकट आएंगे। सालियां आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खाए बिना नहीं मानेंगी। वैसे तो वह स्कूटर पर ही जाता, पर अब पूरी टैक्सी करनी पड़ेगी, उसका भी किराया लगेगा। उसने मन ही मन ससुर को गाली दी। घर में अच्छी खासी मोटर है, यह नहीं कि अपनी रेजगाड़ी को आकर ले जाए। उसे स्वयं ही टैक्सी करके घर छोड़ने भी जाना होगा। अभी तो महीना खत्म होने में पूरी 3 सप्ताह बाकी थे। सालियां ठहरी पूरी फिल्म में एक दूसरी को कुहनी मारते हुए खिलखिलाकर हंसती रहीं। आसपास वालों ने कई बार टोका। नवीन शर्म के मारे और कभी क्रोध से मुंह सी कर बैठा रहा। उसका एक क्षण भी जी ना लगा। जैसे तैसे फिल्म समाप्त हुई तो वह बाहर आकर टैक्सी ढूंढने लगा। सुनो, नीतू ने कहा, अब क्या हुआ? देर हो गई है, इन्हें खाना खिलाकर भेजूंगी। घर में तो 2 ही जनों का खाना है, होटल से कुछ खरीद कर घर ले चलें। बड़ी साली ने इठलाकर कहा, जीजा जी, आपने कभी होटल में खाना नहीं खिलाया। आज तो हम लोग होटल में ही खाएंगे। दीदी घर में कहाँ खाना बनाती फिरेंगी। बाकी की सालियों ने राग पकड़ लिया। होटल में खाएंगे जीजा जी, आज होटल में खाना खिलाएंगे। नवीन सुन्न सा खड़ा रहा। नीतू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, शोर क्यों मचाती हो? और फिर नवीन की ओर मुँह करके बोली, सुनो, आज इनका मन रख लो। नवीन ने जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, रुपया है पास में? मेरे पास तो कुछ नहीं है। नीतू ने पर्स थमाते हुए कहा, काम चल जाएगा, यही चाचे द होटल में चलेंगे। जब तक खाना खाते रहें पूरी फिल्म के संवाद दोहरा कर सब हंसी के मारे लोटपोट होते रहें। और जो लोग वहां खाना खा रहे थे वह खाना छोड़कर इन्हें ही विचित्र नजरों से देख रहे थे। नवीन अंदर ही अंदर झुंझला रहा था। टैक्सी में बिठाकर जब वह उन्हें घर छोड़कर वापस आया तो उसने नीतू से पूरा युद्ध करने की ठान ली थी, परंतु उसके खिलखिलाते संतुष्ट चेहरे को देखकर उसने फिलहाल युद्ध को स्थगित करने का ही निश्चय किया। अगले सप्ताह रूमा की वर्षगांठ थी। जाहिर था उसके लिए अच्छा सा तोहफा खरीदना होगा। सस्ते तोहफे से काम नहीं चलेगा, उसका अपमान हो जाएगा। बहन के आगे उसका सिर झुक जाए यह वह कभी सहन नहीं करेगी। मैं सोच रही थी कि उसे सलवार कुर्ते का सूट खरीद दूं। उस दिन देखा था ना काशीनाथ के यहाँ। नीतू बोली, क्या? नवीन ने चौंक कर कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम अपने लिए देख रही थी। वह तो 150 रुपए का था, तो क्या हुआ? नीतू ने नवीन के गले में हाथ डालते हुए कहा, मेरी पति कोई छोटा मोटा आदमी थोड़े ही है, अरे सहायक निर्देशक है। पूरे दफ्तर में रोब मारता रहा। छोड़ो भी, जरा खर्चा तो देखो। सब काम अपनी हैसियत के अनुसार करना चाहिए। तो क्या मेरे मियाँ की इतनी भी हैसियत नहीं है? नीतू ने रूठ कर कहा, मैं पिताजी से उधार ले लूँगी। नवीन को यह बात अच्छी नहीं लगती। पहले भी इस बात पर लड़ाई हो चुकी थी। उधार लेने से तो यह फर्नीचर बेचना ठीक होगा। उसने गुस्से में आकर कहा, हाँ क्यों नहीं। नीतू ने नाराज होकर कहा, मेरे पिता का दिया फर्नीचर फालतू है ना, तो मैं ही फालतू हूँ, मुझे बेच दो। जाओ, मैं नहीं बोलती। बहन को एक अच्छी सी भेंट भी नहीं दे सकती। भेंट देने को कौन मना करता है, पर इतनी महंगी देने की क्या हो सकता है। वर्षगांठ तो हर साल ही आएगी, और फिर एक थोड़े ही हैं, 4 हैं। अभी तो औरों की वर्षगांठ भी आने वाली होगी। नवीन ने कहा, क्यों 5वीं को भूल गए? नीतू ने व्यंग कसा।
तभी नवीन को याद आया 25 तारीख को तो नीतू की भी वर्षगांठ है। जब मेरी वर्षगांठ मनाओगे तो मेरे लिए भी तो भेंट आएगी। पिताजी बंगलौर गए थे, जरूर मेरे लिए बढ़िया साड़ी लाए होंगे। और सुनो, नीतू ने आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारी वर्षगांठ पर मैं सूट का कपड़ा दिलवा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए सूट ऊट, तुम अपने तक ही रखो। नवीन ने झुंझलाकर कहा, एक तुम ही इतनी भारी भेंट पढ़ रही हो, ऐसी बात कहकर मेरा दिल मत दुखाओ। नीतू ने नवीन का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, देखो कितना छोटा सा है और कैसा धड़क रहा है। और नवीन फिर भूल गया। दूसरे दिन जब नीतू सलवार कुर्ते का सूट ले आई तो नवीन ने आह भर कर कहा, तुम्हारे पिताजी बड़े योजनाबद्ध हैं। कैसे? नीतू ने शंका से पूछा। उसे लगा कि नवीन कुछ कड़वी बात कहने जा रहा है। तुम सारी बहनों की वर्षगांठें एक एक दो दो सप्ताह के अंतर पर है। उन्होंने जरा सा यह भी नहीं सोचा कि दामाद को कुछ तो सांस लेने का अवसर दो। चलो हटो, ऐसा कहते शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। अब आ गई 25 तारीख, नीतू की वर्षगांठ। कई दिनों से तैयारी चल रही थी। शादी के बाद पहली वर्षगांठ थी। माता पिता ने कहा था कि उनके यहाँ मनाना, परंतु नीतू ने ना माना। उसे सबको अपने यहाँ बुलाने का बड़ा चाव था, अपना ऐश्वर्य व ठाट बाट जो दिखाना था। नवीन 400 से 500 के खर्च के नीचे आ गया। साड़ी मिलेगी नीतू को, हो सकता है बहनें भी कुछ थोड़ा बहुत भेंट के नाम पर दे दें, परंतु उसका खर्च कैसे पूरा होगा? बैंक में रुपया शून्य तक पहुंच रहा था। वह बार बार नीतू को समझा रहा था, परंतु उसे वर्षगांठ मनाने का इतना शौक ना था जितना दिखावा करने का। उत्साह न दिखाना नवीन के लिए शायद एक भद्दी बात होती। काफी नाजुक मामला था। नवीन ने सोचा कि पहला साल है, इस बार तो किसी तरह संभालना होगा, बाद में देखा जाएगा। दावत तो रात की थी, पर बहनें सुबह से ही आ धमकी। दीदी का हाथ जो बटाना था, अकेली क्या क्या करेंगी। दिन भर हो हल्ला मचाती रही, फ्रिज में रखा सारा सामान चाट गई। एक ही जगह 2 केक बनाने पड़े। दिन में खाने के लिए गोश्त और मंगाना पड़ा। मिठाई भी और आई। एक दावत की जगह 2 दावतें हो गई। संध्या होते ही माता पिता भी आ गए। मुबारक हो के नारे लग गए। सबके मुंह ऐसे खिले हुए थे जैसे आतिश अनार। उधर नवीन सोच रहा था कि वह अपने घर में है या ससुराल में। काश यह जश्न एक निजी जश्न होता, केवल वह और नीतू ही उसमें भाग लेते। अंतरंग क्षणों में यह दिन बीतता और शायद सदा के लिए एक सुखद यादगार होता। तब अगर 1000 रुपये भी खर्च हो जाते तो वह परवाह न करता। सब लोग उसे भूलकर एक दूसरे में इतने मगन थे कि किसी ने यह भी न सोचा कि वहाँ दामाद भी है या नहीं। रात के 12 बजते बजते न जाने कब यह तय हो गया कि 30 तारीख शनिवार को, जिस दिन नवीन की छुट्टी रहती है, सब लोग बहुत दूर एक लंबी पिकनिक पर चलेंगे और इतवार को ही लौटेंगे। रहने और खाने का प्रबंध ससुर की ओर से रहेगा। तभी यह रहस्य भी खुला कि नीतू को 2 महीने का गर्भ है। मुबारक हो का शोर गूंज उठा। दावत लिए बिना नहीं छोड़ेंगे, जीजाजी, एक साली ने कहा। और फिर तो बाकी सालियां भी चिपट गईं। नवीन का तो भुरता ही बन गया। एक एक साली को चींटियों की तरह झाड़ रहा था और फिर से वह चिपट जाती थी। नीतू मुस्कुरा रही थी और माँ व्यर्थ ही उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। माँ, मैं कल आकर समझ लूंगी, अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। नीतू ने शर्मा कर कहा, बेटी, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार में तो तुझे अब हमारे पास ही आकर रहना चाहिए। वहाँ तेरी देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी। अरे माँ, अभी तो बहुत जल्दी है। मैं आ गई तो फिर इनके खाने का क्या होगा?
ओहो, इतनी पगली है। अरे नवीन भी आकर हमारे साथ रहेगा। सालियों ने ताली बजाकर इस सुझाव का स्वागत किया। जीजा जी हमारे साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा। जीजा जी सच, अभी चलिए, हम सब सामान बांध लेते हैं। बताइए क्या ले चलना है? नवीन ने दृढ़ता से कहा। यह तो संभव नहीं है, अभी बहुत समय है। वैसे देखभाल तो माँ को ही करनी है, बीच बीच में आकर देखती रहेंगी। जीजा जी आप बहुत खराब हैं, पर दावत से नहीं बच सकते। क्यों दीदी? हाँ हाँ, नीतू ने कहा। यह भी कोई बात हुई? क्या खाओगी? बोलो। न सिर्फ फरमाइशों का ढेर लग गया, बल्कि यह भी निर्णय ले लिया गया कि सारी सालियां शुक्रवार को ही आ जाएंगी। दिन में घर रहेगी, दोनों समय का पौष्टिक भोजन रहेगी, रात में रहेंगी और फिर यहीं से शनिवार को पिकनिक के लिए प्रस्थान करेंगी। पिताजी कार लेकर आ जाएंगे। नवीन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। सारे दिन इन झोखरियों के नखरे कौन उठाएंगे? सब लोग इतना पीछे पड़े कि नवीन को शुक्रवार की छुट्टी लेने के लिए राजी होना पड़ा। फिर एक बार हर्षध्वनि के साथ तालियां बज उठी। उस धुन में नवीन को एक ऐसा लगा कि वह एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें किसी ने सुई चुभो दी है और हवा धीरे धीरे निकल रही है। रात में भिगोए हुए काले चनों का जब सुबह नवीन नाश्ता कर रहा था तो नीतू ने याद दिलाया कि आज शुक्रवार है और छोकरियां आती ही होंगी। अंडे, आइसक्रीम, मुर्गा, बेकन, केक, काजू की बर्फी इत्यादि का प्रबंध करना होगा। तो नवीन ने अपनी पासबुक खोलकर नीतू के आगे कर दी। क्या मेरी नाक कटवाओगे? तो फिर पहले सोचना था ना। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि उन्हें खाना भी नहीं खिला सकते? खाना खिलाने को कौन मना करता है, पर जश्न मनाने के लिए पास में पैसा भी तो होना चाहिए। अब इस बार तो कुछ करना ही होगा। तुम ही बताओ क्या करूं? उधार लेने की मेरी आदत नहीं। ऐसे कब तक जिंदगी चलेगी? देखो कल पिकनिक पर जाना है, कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। अब ऐसे झाड़ कर खड़े हो गए तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। नीतू ने नवीन को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। मेरी खातिर सच तुम कितने अच्छे हो। सुनो, अपना हार दे दो, बेचकर कुछ रुपए लाता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या मैं अपना हार बेच दूँ? तो फिर रुपए कहाँ से लाऊं? क्या अपने दोस्तों से उधार नहीं ले सकते? वह सब तो मेरे ऊपर हंसते हैं और वैसे वे लोग तो दफ्तर में होंगे, मैं कहाँ जाता फिरूंगा। तभी घंटी बज उठी। दरवाजा खुलने में देर हुई, इसलिए बजती रही। सालियां जो ठहरी, लो आ गईं। फिर वही खिलखिलाहट। जीजा जी आज तो फिल्म देखने चलेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं? फिल्म जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप फिल्म का टिकट लेकर आइए और हम लोग दीदी को लेकर बाजार जा रहे हैं। चाय पानी के बाद जब नवीन जाने लगा तो अकेले में नीतू ने कहा, सुनो, रुपए जरूर ले आना। मेरे पास मुश्किल से 40 रुपए होंगे और वे भी माँ के दिए हुए। वापस जल्दी आ जाना। हाँ जल्दी लाऊंगा। नवीन ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ है? टिकट के पैसे भी तो जेब में नहीं है और फिर पिकनिक का खर्च अलग। कहा ना, इतने बड़े अफसर होते हुए भी ऐसी बात करते हो। नीतू ने कहा, ठीक है जाता हूँ, पर संन्यास लेकर लौटूंगा। नवीन चला तो गया, पर सोचने लगा कि इस चंद्रकांता सतत पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना ही होगा। कुछ देर भटक कर वह वापस आ गया। देखा तो चौकड़ी पहले से ही घर में बैठी हुई थी और सबका मुंह लटका हुआ था। उनको देखते ही नवीन ने भी अपना मुंह और लटका लिया। क्या हुआ जीजाजी? आपको क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। कुछ कहने योग्य बात नहीं है, पर तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम लोग तो खाने पीने का सामान ले गई थी ना? हाँ गए तो थे, पर दीदी के पर्स में रुपए ही नहीं थे। सारा सामान खरीदा हुआ दुकान पर ही छोड़कर आना पड़ा
आप कैसे हैं जीजा जी? पत्नी को घर खर्च का रुपया भी नहीं देते। लो यह लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अरे मैं तो सारा वेतन तुम्हारी दीदी के हाथ में रख देता हूँ। मेरे पास तो सिनेमा के टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। जल्दी जल्दी में मांगना भूल गया था, सो रास्ते से ही लौट आया। तो क्या आप टिकट नहीं लाए? क्या करूं, उधार टिकट मांगने की हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने तसल्ली के लिए एक काम किया है। हाँ जीजा जी, हम आपसे नहीं बोलते, नीतू ने कहा। पर पूछो तो सही, क्या लाए हैं? औपचारिकता के लिए छोटी ने पूछा। आप क्या लाए हैं जीजा जी? जेब में से 4 पुस्तिकाएं निकालते हुए नवीन ने कहा। सिनेमा के बाहर 50 पैसे में फिल्म के गानों की यह किताब बिक रही थी। मैंने सोचा कि फिल्म ना सही, उसकी किताब ही सही। लो, आपस में एक एक बांट लो। जब किसी ने भी किताब ना ली तो नवीन आराम से सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया और हंस हंस कर किताब जोर जोर से पढ़कर सुनाने लगा, और जहाँ गाने आए वहाँ अपनी खरखरी आवाज में गा गा कर पढ़ने लगा। एक समय आया जब सालियों से भी हंसे बिना नहीं रह गया। नीतू ने किताब हाथ से छीनते हुए कहा, अब बंद भी करो यह गंधर्व राग। कुछ खाने का ही बंदोबस्त करो, बोलो, हुक्म करो। बंदा हाजिर है। बिरयानी, चिकन पुलाव, कोरमा, पनीर कोफ्ते, शामी कबाब, सींग कबाब, मूंगली पराठे, मखनी तंदूरी मुर्गा। बस भी करो जीजा जी। पता लग गया कि आप वही है कि थोथा चना बाजे घना। मैं तो 2 दिन से उपवास किए बैठी थी। लगता है सूखा चना भी नहीं मिलेगा। भाई, सूखा चना तो जरूर मिलेगा। क्यों नीतू? बस तो फिर आज चना पार्टी ही हो जाए। जरा टटोलो बटुआ अपना, कहीं उसके लिए भी चंदा इकट्ठा ना करना पड़ जाए। बड़ी साली ने कहा। अच्छा दीदी, हम चलते हैं, कल ही आएंगे, तैयार रहना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगी? कुछ तो खा के जाओ। जरा बैठो, कुछ ना कुछ तो खाना बन ही जाएगा। बात यह है कि सारी गलती मेरी है। वेतन तो तुम्हारे जीजा जी सब मेरे हाथ में देते हैं, पर मैं झूठी शान में सारा एक ही सप्ताह में खर्च कर देती हूँ। अब कब तक तुमसे छिपाऊंगी? नहीं दीदी, थोड़ी गलती तो हमारी भी है। हमें भी तुम्हारे साथ मिल बैठकर आनंद लेना चाहिए। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, बड़ी ने कहा। छोटी ने शैतानी से कहा, देखा दीदी, नंबर 2 कितनी चालाक है। अपना रास्ता पहले ही साफ कर लिया कि कोई हम में से जाकर उसके ऊपर बोझ ना बने। नवीन ने हंसते हुए कहा, तो फिर अब जब पोल खुल गई है तो सिनेमा देखने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर जो चीख पुकार मची तो लगा सारा मोहल्ला सिर पर उठा लिया गया। टिकट बालकनी के लिए नहीं, पहले दरवाजे के थे, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। फिल्म देखने के बाद नवीन उन्हें ढाबे में तंदूरी रोटी और दाल खिलाने ले गया। वह भी सबने बहुत मज़े से पेट भर कर खाया।